अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से अभी तक कोई वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं आई। कल भी वज़ीर आज़म की सरबराही में अहम इजलास हुआ, आज भी दिन भर मुशावरत का सिलसिला जारी रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर क्या करना है इस बारे में इब्हाम अभी भी बाकी है। कल इब्तदाई रद्द अमल में वज़ीर कानून ने फैसले की एक तशरीह करने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये तशरीह सियासी बयानी की बुनियाद तो बन सकती है, लेकिन कानूनी नुक्ता नज़र से सूदमंद नहीं है। हुकूमती हलकों में मौजूद फैसला साजी के फुकदान का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वज़ीर कानून ने कल मुख्तसर फैसला आने के बाद फौरी कह दिया कि फैसला हमारे हक में है और इसके लिए किसी नजरसानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कल शाम ही हम न्यूज़ के प्रोग्राम में बात करते हुए उन्होंने जो है वो ये बात की है कि मज़ीद इसकी तशरीह की जाएगी, चीफ जस्टिस से मज़ीद तशरीह का मुतालबा किया। हमने गुज़िश्ता रोज़ भी इस पर बात की थी और ये कहा था कि शायद वो इस तरफ ही इशारा दे रहे हैं कि रिव्यू जाएं। आज की बहुत क्लियर जजमेंट है। मेरे ख्याल में इसके बाद ना रिव्यू की ज़रूरत है ना फर्दर तशरीह की ज़रूरत है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये पिटीशंस 4-3 से मुस्तरद हो गई हैं। बेसिकली कह रहे हैं कि अब ये फैसला इग्नोर किया जाएगा, मीनिंग द पिटीशंस आर डिस्पोज्ड ऑफ। इसमें अगर कोई अदरवाइज इशू आता है तो इन 7 जज साहबान को चीफ जस्टिस साहब बिठा के इस पर क्लैरिटी ले सकते हैं। अलबत्ता सियासी मुहाज पर नून लीग वाज़ेह है कि अदालती फैसलों को बुनियाद बनाकर मजलूमियत का बयानिया बनाना है। आज साद रफीक साहब ने ट्वीट किया और कहा कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ की आड़ में आइन चिकनी कबूल है न मंजूर। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने तफसीली ऑर्डर देखकर आगे का लाएअमल तय करने का फैसला किया है। ताहम बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जब भी इंतखाबात हों कारकुनान तैयारी करें, मगर अहम बात यह है कि पीपल्स पार्टी से वाबस्ता वकला फौरी तौर पर 2 सूबों में इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। देखना यह है कि इस गुमगु सियासी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इलेक्शन कमीशन को कलीदी जिम्मेदारी और एतमाद दिया गया है। इस सियासी हंगामे में मईशत की हालत दिन ब दिन मजीद खराब होती जा रही है। IMF की जानिब से नित नई शराइत रखी जा रही हैं। $1 अरब की किस्त के लिए मुआहदा ताखीर का शिकार है, जिसका नतीजा ये निकला कि डॉलर की कदर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गई है। बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का ऐलान हुआ है, जबकि महंगाई पहले ही आसमान को छू रही है। फरवरी के महीने में 60% महंगाई की शरह जो गई है, उसका 60 साला रिकॉर्ड टूट गया है, जिसको काबू करने के लिए आज स्टेट बैंक ने शरह सूद में 3% इजाफा कर दिया है, जिसके बाद शरह सूद 20% हो गई है, जो कि मुल्की तारीख में दूसरी बार इस सतह पर पहुंची है। इससे पहले 1996 में जो है वो शरह सूद 20% थी। इस तारीखी सियासी और मुआशी बहरान पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जो मेहमान होंगे का मैं आपसे तारुफ करा दूं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात हैं डॉक्टर ज़ुबैर खान साहब। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर खाकान नजीब साहब इकनॉमिक एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, ज़रा सियासी मामलात पर उनसे बात करेंगे। इलेक्शन आगे जाना है, अब कैसे अब किस तरफ जा रहा है ये मामला। कुंवर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, वो हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जो है वो मौजूद होंगे। मैं वीडियो लिंक पर मौजूद है। मैं ज़रा प्रोग्राम के आगाज़ में ज़रा पहले इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन ना होना एक लेजिटिमेसी गवर्नमेंट के पास जो है वो ना होना ही इस वक्त सवालिया निशान बना हुआ है, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं। कुंवर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। भट्टी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा कुंवर साहब ये बताइएगा, ये जो फैसला आया है इसको लेकर इलेक्शन कमीशन में क्या चल रहा है, आपकी क्या मालूमात है? ये 3-4 या 2-3 की बहस वहां भी है या वहां पे अब इलेक्शन कराने की तैयारी हो रही है? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का ज़ाहिर है कि आज भी इनकी बड़ी अहम मीटिंग हुई है कमीशन की, जिसमें उन्होंने सारे रोड मैप के बारे में गुफ्तगू की है और हमारी इतला के मुताबिक उन्होंने वज़ारत खजाना का भी देखा है कि हमें पैसे तकरीबन 30 अरब रुपया खर्च होना है इस इलेक्शन पर। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी गौर खोज किया है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को देखते हुए रेंजर पुलिस और तकरीबन पुलिस स्टेशन जितने भी होंगे उसके ऊपर हमारी फौज पाकिस्तान का भी बड़ा तयन करना बहुत जरूरी है, तो कि हमारा जो पोलिंग स्टाफ है उनको बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ मिले। लेकिन इसके बरक्स एक बड़ी अहम पेशरफ ये हो रही है कि मुमकिन है कि गवर्नर पंजाब की तरफ से एक रेफरेंस, मेरे ख्याल है उनका कोई लिंक का मसला हो गया है। भट्टी साहब जरा क्विकली बताइएगा, आपको क्या लग रहा है, इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं या फिर और जो है मामला है? भट्टी साहब जरा कुंवर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, अगर आपकी इजाजत हो एक दफा मुकम्मल कर लें, फिर मैं आपके पास आता हूं। जरा
जी कंवर साहब, आप बात कर रहे थे, कट गई थी। आप कह रहे हैं कि इंतज़ामी मामलात जो हैं उसकी तरफ तवज्जो है, पैसे चाहिए, देखना है, और क्या एक गवर्नर जो हैं वो आप कह रहे हैं कि कुछ और इकदाम करना चाह रहे हैं। इसमें मेरा तो सबसे पॉइंट ऑफ व्यू हमारा ये है कि इसका ये बहुत बड़ा अहम मसला है। ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है। इसमें ये मसला किया है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जमीनी हकायक के मुताबिक फैसला नहीं दिया। हम तकीद कर सकते हैं, फैसला आने के बाद वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है। उसमें सबसे बड़ी अहम बात जो हमारी अपना तजर्बे की बराबर हम ये कहना चाहते हैं कि जब आपका आइन का आर्टिकल 105 जो फंडामेंटल आइन है पाकिस्तान का ढांचा है, ये 105 जो है हमारे आइन का, उसमें लिखा हुआ है कि ये सूबाई खुदमुख्तारी के हवाले से तमाम इख्तियारात गवर्नर को दिए गए हैं और गवर्नर जो है वो तारीख मुकर्रर करेगा, तारीख का तयन करेगा सूबाई असम्बली की तहरीर होने पर, और कौमी असम्बली और बाकी जो तहरीर होती है उसका फैसला प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी अहम बात ये हुई है कि आपने हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूद जो बेंच है बड़ी इज्जत एहतराम के साथ है, तो उन्होंने आर्टिकल 105 का हवाला ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सदर ममलकत तारीख देगा, तो सदर ममलकत आपने आर्टिकल 105 के बार-बार फैसला कर दिया ना, जिस तरह आपने आर्टिकल 63(1) की तशरीह कर दी कि वोट कास्ट हो सकता है, वोट काउंट नहीं हो सकता। ठीक है, सबने तस्लीम कर लिया, आपका फैसला तशरीह हो गई। अब ये मुझे बताइएगा कि क्या इलेक्शन कमीशन क्या सोच रहा है, अगर गवर्नर अगर रिव्यू की तरफ जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बारे में बात करेंगे जो सामने हमारे आया है। अभी तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का फैसला सामने आया ही नहीं है, वो क्या अभी तो अपने इंतजामी मामलों पर गौर खोज कर रहे हैं। मैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में कह रहा हूँ, बड़ी अहम बात हम पेशरफ बयान कर रहे हैं कि आपने आर्टिकल 105 की खिलाफवर्जी कैसे कर दी। आपने गवर्नर को छोड़ के आप सदर ममलकत के हवाले कर दिया। आपने पाकिस्तान की जो आपने सूबा खैर पख्तून किया, कहा कि गवर्नर तारीख देगा, लेकिन यहाँ कहते हैं सदर पाकिस्तान देगा। फिर किस कानून के तहत सदर पाकिस्तान कानून देगा? भाई सदर पाकिस्तान को तो अब तो फैसला है ना हमारे सामने, अब तो फैसला है ना, बट अब तो फैसला है ना, अब उस फैसले पे मिनोअन अमल करना है ना। अब तो मसला लाइकली वे फॉरवर्ड क्या होगा। अब ये तो जो हो गया, रिव्यू में तो जा सकते हैं, इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। इलेक्शन कमीशन आपको तैयार लग रहा है इस सारे फैसले के और प्रोसेस के बाद कि अब कोई रमजान से पहले या रमजान के बाद? अभी तो बहुत बड़ी अहम पेशरफ होनी है। इलेक्शन कमीशन तो बाद में आएगा ना, इलेक्शन कमीशन के बाद पावर है, वो सब कुछ कह सकता है। जब उसके बारे में बाद में बात करेंगे तो पहले आप इस फैसले के बारे में बात करें जिसने मुल्क की सलामती पर हमला कर दिया। क्या होना है पाकिस्तान की सलामती के लिए हो गया कि आपने सुबह पंजाब को अलहदा कर दिया, खैर मुख्तलिफ को अलहदा कर दिया, सदर ममलकत उसको हवाले कर दिया, गवर्नर उसको हवाले कर दिया। ये फैसला किस तरह फैसला आ गया? ये इसमें हम तनकीद कर सकते हैं। मेरे दोस्त बैठे हैं, आरिफ हमीद भट्टी साहब बैठे हुए हैं, बड़े जानबाज किस्म के दानश्वर है पाकिस्तान के, तो वो भी देखेंगे। आगे ख्याल में फैसला ऐसा हो गया है, आपने आर्टिकल 105 क्यों शामिल किया था? निकाल दें उसको आइन के आर्टिकल। आपके ख्याल में एक नया क्राइसिस खड़ा हो गया है, आर्टिकल 105 को छोड़ दें। ऑलराइट, एक नया क्राइसिस खड़ा हो गया आपके ख्याल में, जिसकी वजह से अब मजीद कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी, जो मैं असेस कर रहा हूं, एनालाइज कर रहा हूं। करें ताकि कौम को जगाएं कि फैसला पाकिस्तान की सालमियत को हर्फ आ गया है, पाकिस्तान की बहुत खतरा पैदा हो गया है, तो हम उस पर बात करें। तो अब ये इसका हल ये है कि अब रिव्यू में जाना होगा और रिव्यू के जरिए रिलीफ लेना है, अगर लेना है, अदरवाइज देयर इज नो वे आउट ना। राइट, भट्टी साहब, आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अब तैयारी पकड़ रहा होगा इलेक्शन कराने की, या फिर वहां पर भी कुछ इस किस्म की बात हो रही होगी कि फैसला जो है वो कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है और रिव्यू या फिर कोई मजीद डिले और इस तरह की चीजें होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आदिल, आप छोटे भाई हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप जैसे एंकर के प्रोग्राम में मुझे पहली दफा आने का मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। देखिए आदिल, मैं जी कुंवर साहब, मैं जरा भट्टी साहब से जवाब ले लूं। कम से कम 10-11 आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं जरा भट्टी साहब से रिस्पॉन्स ले लूं सर। जी भट्टी साहब, मैं एक छोटा सा जर्नलिस्ट हूं, मैंने कोई 8-10 इलेक्शन कवर किए हैं और इस इलेक्शन कमीशन को भी कवर किया। आइन जिद, ताकत, अना आइन से बड़ी नहीं होती। आइन ही के तहत इलेक्शन कमीशन को, गवर्नर को या सदर को अख्तियारात होता है। ये खाला जी की दुकान नहीं है मैं जो चाहे करूं। जब भी आइनी बहरान पैदा होता है,
किसी भी शख्स के साथ कोई भी अदारा नाइंसाफ़ी करे, उसका आखिरी फोरम अदालत होती है, और सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क के बाद अल्लाह की अदालत है। आइन की तशरीह हमने देखा हिस्ट्री में, जहाँ भी आइनी बहरान पैदा हुआ, खुद मौजूदा हुकूमत उसी की पैदावार है। कासम सूरी की इमरान खान के नज़दीक वो ठीक थी, लेकिन अदालतों के फैसलों पर इम्प्लीमेंट होता है। मेरी और आपकी राय होगी, तजवीज़ होगी, अदालत का हुक्म पाबंद है मानने का। यूसुफ रजा गिलानी को पीपल्स पार्टी के दौर में सदर को इम्यूनिटी हासिल थी। मौजूद अदालत ने कहा आप स्विस बैंक को खत लिखे, ना लिखने पर उन्हें घर भेजा गया। मुझे बताए किसी एक वकील ने कहा हो कि 90 दिन में इलेक्शन कराना ज़रूरी नहीं है? इत्तेज़ाज़ एहसन, अली जफ़र, सलमान राजा, लतीफ़ खोसा साहब, कोई एक वकील, इवन के मुस्लिम लीग नून के वकला कह रहे थे आइनी तौर पे कोई ऑप्शन नहीं 90 दिन से एक दिन भी आगे जाया जाए। इलेक्शन कमीशन की कोई अपनी दुकान है कि जिस वक्त चाहे शटर उठाया, जिस वक्त चाहे बंद कर दिया? ये कैसे हो सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 5 रुकनी बेंच करे? और वज़ीर कानून की तशरीह वैसे मुझे बड़ी दिलचस्प याद आ गई। आदिल, आप तो शुरू से लाइक थे ना, मैं कोई इतना लाइक स्टूडेंट नहीं था। हमारा 9th क्लास में था, एक बच्चा फेल हो गया, उसकी सप्ली आ गई, 33 नंबर पास होने के होते थे, उसके सिर्फ 17 नंबर आए। उसने टीचर को, उसके माँ बाप ने कहा अल्लाह का वास्ता है, इन्होंने नई नई तैनाती की है, इसे एक और मौका दे दो। उसने दोबारा इम्तिहान दिया, 17 में उसके फिर सिर्फ 20 नंबर आए। तो उन्होंने कहा जी आप फिर फेल हो गए, 33 नहीं हो गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं भाईजान, मैं पिछली दफ़ा 17 भी तो ले सन। उन्होंने कहा तेरी सप्ली आई हो तो फेल हो गया सर। अब मुझे लाभ मिनिस्टर की ये तशरीह लग रही है कि अनबिलीवेबल है, और बेंच 5 रुकनी है। फैसला मेरे आगे पड़ा, 5 जज साहबान के सिग्नेचर है, 5 जज साहबान दोनों दिन बहस सुनते रहे हैं। उनके आगे पीपल्स पार्टी, नून लीग आर्गूमेंट करती रही है, तो वो कह रहे हैं 4-3। और भाई सप्ली पिछली दफा फेल हो गए थे, उसके नंबर ना डाले, इस कानून को मजाक ना बनाए। राइट, चले ये तो कानूनी मसला है ना, या भट्टी साहब इसमें किसी ने रिव्यू में जाना है, किसी ने या तो रिव्यू में जाना है या फैसले को मानना है, इसके अलावा तीसरा तो कोई रास्ता नहीं बचता। ठीक है, अब भट्टी साहब आपको लग रहा है इलेक्शन कमीशन वक्त पे इलेक्शन कराएगा? अगर ब्रीफ आप बताएं, फिर मैं जरा इकोनॉमी बड़ा हमारे सामने जो आज दिन भर होता रहा है, जो खबरें आई हैं बहुत ही बुरी, जरा उसकी तरफ फिर स्विच करूंगा। बट आपको लगता है इलेक्शन जो है वो करा देगा इलेक्शन कमीशन, या आपको अंदाजा हो रहा है कि नहीं मुश्किल है? इलेक्शन कमीशन ने कल, चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा जी मैं इनकी खातर अपनी गर्दन आगे नहीं दूंगा। उन्होंने कहा मैं इलेक्शन कराने लगा हूं। फिर पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत ने उनसे बात की, उसके बाद उन्होंने लंदन टेलीफोन किया मोहतरम नवाज शरीफ साहब को, उसके बाद आज एक अहम मुलाकात हुई। हुकूमत बज़ाहिर इलेक्शन से फरार चाह रही है, लेकिन मेरी अपनी राय बीइंग ए जर्नलिस्ट, इलेक्शन से बाहर जाके तौहीन अदालत होगा। हाँ, रिव्यू पिटीशन करें, ये आईनी कानूनी हक है। ठीक, इसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसला नहीं करना तो फिर ठीक है, अदालतें बंद कर दें, हर बंदा अपनी अपनी तशरीह करे। कुंवर साहब, योर कमेंट, बिकॉज फिर मैंने जरा इकोनॉमी की तरफ जाना है। मुझे जरा ये बताइएगा, अब आप वो कह रहे हैं कि जी ज़ाहिर भट्टी साहब का ये ख्याल है कि और कोई रास्ता नहीं है, रिव्यू में चले जाएं। आप उसको कानूनी फैसले पे एतराज़ तो करें, बट उसका रास्ता रिव्यू ही है ना, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपके ख्याल में अभी कौन से और रास्ते मौजूद हैं कि जिसकी वजह से जो है वो जो गवर्नमेंट कह रही है इलेक्शन वक्त पे नहीं होंगे, यानी अर्ली नहीं होंगे, ना हो? अगर सूबाई असम्बली पंजाब का खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन होता है तो ये आइन की आर्टिकल 51 के तहत गैर कानूनी और गैर आइनी इलेक्शन होगा। आइन का आर्टिकल 51 ये कहता है कि जनाब 2017-2018 में जो हल्का बंदियां हुई हैं वो सिर्फ इसी जनरल इलेक्शन के लिए है जो 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन हुआ है, और जो आइंदा जब इलेक्शन होगा तो नई डिजिटल मर्दमशुमारी के तहत उसके तहत इलेक्शन होगा, और वो नई सरे से हल्का बंदी की जाएगी। और ये सिर्फ प्रोविजनल है। आर्टिकल 51 का नीचे लिखा हुआ है, मेरे दोस्त जस्टिस शेख जरूर पढ़ा होगा, वो पाकिस्तान के इंतहाई मौजूद जज रहे हैं, तो वो अगर उन्होंने इस पर लिखा है इसके अंदर कि प्रोविजनल ये मर्दमशुमारी का रिजल्ट इसकी बेस पर आप इंतखाबात करवा दें, लेकिन आइंदा इंतखाबात पर ये प्रोविजनल जो हल्का बंदी हुई है 2017-2018 में, ये आइंदा इलेक्शन पर लागू नहीं होगी। और आइंदा इलेक्शन के लिए नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होंगे, नई
हल्का बंदियां होंगी। अब ये जनरल इलेक्शन है ना पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, ये जनरल इलेक्शन है, 5 साल के लिए आए ना। तो आप ये बताइए कि आइन का आर्टिकल 51 तो कहता है कि इसके तहत आप इंतखाबात नहीं करवा सकते, ये तो नई हल्का बंदी कराएंगे। अब पाकिस्तान भर में नई हल्का बंदी शुरू हो गई है, आप तमाम अखबारात में देख लें। और ये 30 अप्रैल को ये हाथ में रिजल्ट आ जाएगा, 30 अप्रैल को। और इसके बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने डिलिमिटेशन एक्ट के तहत 120 दिन के अंदर इस पर हल्का बंदी करानी है और नवंबर 2023 में इंतखाबात हो जाएंगे। लेकिन इसी पर अगर आप पुरानी हल्का बंदी पर जो है, ये हम तो ये इतराज नहीं कर रहे हैं, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सदा कर रहे हैं कि हमारे ऑनरेबल जजों ने ये ख्याल नहीं किया कि आर्टिकल 51 क्या कहता है। ओके सर, ये बिल्कुल कानूनी नुक्ते, आईनी नुक्ते, आर्टिकल, क्लॉजेस, बट प्रॉब्लम कहाँ आता है? हम फैसला इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने करनी होती है, अब फाइनलिटी भी वहीं से अटेन की जाती है, वही आखिरी फाइनल अथॉरिटी है। अब ये बहस इसका क्या होगा, क्योंकि बाज़ाहिर पर ऐसा ही लग रहा है कि अभी भी इलेक्शन जो है वो आगे ले जाने की कोशिश पूरी की जाएगी। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ, मुझे बताइएगा आज आपने एहसान इकबाल साहब का ट्वीट देखा है जो उन्होंने कहा है कि डॉलर की जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 3-4 हो या 3-2 हो, उसकी वजह से जो है वो आज मुल्क बेयकीनी और मुआशी मईशत जो है वो बेयकीनी का शिकार है। ये जो डॉलर का मार्केट में ब्लड बात हुआ है, ये वाकई क्या कल के जजमेंट के बाद कोई उसका तो कोई ताल्लुक नहीं उससे। ये देखें ना, लोगों को धोखा देना, लोगों को एक मिसलीड करना, गुमराह करने की ये सवाल है, ये तो सियासी बातें हैं। बात यह है कि IMF ने कहा था कि आपने एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस्ड रखना है। अब ये आखिर जब इन्होंने ये वो शर्त मान ली, इसलिए कि इनका डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, तो उसकी वजह से एकदम जो उसमें इस वक्त ज़बरदस्ती देखें इन्हें एक्सचेंज डॉलर के रेट को दबाया हुआ था, बल्कि उसको अप्रिशिएट कराया, 260 के 261 तक ले आए थे। तो ये उसकी वजह से एकदम फिर चढ़ना शुरू हुआ है। देखिए उसका कोई और ताल्लुक़ नहीं है। ये एहसान इकबाल को इन चीज़ों का ये बता कि जान कर लोगों को गलत तरफ ले जाता है। मैं ज़रा आपको इसका ज़रा पस मंज़र बताऊँ। देखिए पाकिस्तान इस वक्त डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। 2 इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज ने हमें डिफ़ॉल्ट के उस पर ले आए हैं डोर स्टेप पर। वो कह रहे हैं कि अब तैयारी करें डिफ़ॉल्ट की, इसलिए कि जो हमारे फाइनेंशियल कंडीशन है एक्सटर्नल डॉलरों की, वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि अब IMF का प्रोग्राम हो या ना हो, हमारा डिफ़ॉल्ट होगा। बट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर तो कह रहे हैं ये दुश्मन अफवाहें फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं $1 बिलियन हमारे पास पड़ा हुआ है, आ गया है, वो गालिबन $700 मिलियन की बात करें, वो चाइना वाले अमाउंट की बात करें, वो आ गया है। वो कहते हैं आगे जो है आशारिया हमारे बेहतर हो रहे हैं। ये अफवाहसाजी, परहेज करें इस अफवाहसाजी से। देखिए बात सुने, मैं देखिए चैलेंज करता हूँ कि अभी बुला लें उनको। मैं अगर गलत बात कर रहा हूँ इसको वो तरदीद कर दें। मैं आपको ज़रा नंबर्स बताऊँ, आदाद शुमार बताऊँ। पाकिस्तान को आज से लेकर जून 30 तारीख तक $7 अरब हमने कर्ज़ों में वापस करने हैं। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कर्ज़ों की मैं कर रहा हूँ, बाकी तो मईशत को इन्होंने बंद कर दिया, इंपोर्ट्स बंद है, सब कुछ कर रहे हैं। जो $7 अरब हमने भरने हैं वो कहाँ से पैसे आएंगे? देखिए उसके अंदर $3 अरब जो है ना, वो तो चाइना ने हमारे पास डिपॉजिट रखे थे जो सेफ SAFE कैटेगरी में होते, वो उन्होंने रोल ओवर करने, वो अभी तक नहीं किए। उसके अलावा पाकिस्तान ने चाइना की कुछ कमर्शियल बैंक्स को $1.5 अरब और देना है आज और जून 30 के दरमियान, समझ गए ना। अब ऐसे ये 7 अरब के ये कुछ हिस्से मैंने आपको बताया, बाकी बायलैटरल कुछ और हैं। अब बात है कि और इसमें कुछ सऊदी अरेबिया की भी हैं। अब ये जो ममालिक हैं ये भी अपना रोल ओवर नहीं कर रहे जैसे पहले करते थे। इस दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन को समझते हुए थोड़ा सा सिर्फ ये नहीं, वो कह रहे हैं आप IMF का प्रोग्राम लेकर आए तो हम ये कर देते हैं। IMF उल्टा कह रहा है कि आप उनसे ये हमें रिटर्न ले आए तो हम आपको वो प्रोग्राम देते हैं। बात ये इसमें भी अमेरिकन की एक सियासत चल रही है। उनका ये ख्याल है कि अगर IMF ने पैसे दे दिए, IMF के पैसे देने से ये उनका तकरीबन कोई $2.5 अरब अभी बाकी बकाया है जो उन्हें भर देना, हमें कुछ अभी आएगा, कुछ जून तक आएगा। उसके अलावा तकरीबन कोई $5 अरब और भी मल्टीलैटरल बाकी जो बैंक से वहाँ से आएंगे। वो नहीं चाहते कि ये पैसा चाइना की कमर्शियल बैंक्स को हम दे दें
इन रिपेमेंट, वो कहते हैं आप उनको रोल ओवर करें। तो ये चाइना के साथ उस कश्मकश में वो कह रहे हैं पहले उनसे आप हमें वो करवाए तो फिर हम ये करेंगे, उसमें अब हम फंसे हुए हैं। अब बात यह है कि IMF ने ये जो बैरूनी जो ममालिक से ये जो चाइना और सऊदी अरेबिया और UAE से एश्योरेंस के लेटर के अलावा 3 और शराइत रखी थी। एक ये कि आपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है, जहाँ पर ले गए हैं, जो बिल्कुल पाकिस्तान की मीशत को तबाह करने वाली बात है, बहुत गलत बात थी। दूसरा उन्होंने कहा था कि आपकी जितनी भी सर्कुलर डेट का जो इन्होंने एक उसके लिए एक फंड बनाया हुआ है, उसके ऊपर जो भी उसकी जो कॉस्ट उसकी बनती है वो आप इतने रुपए पर यूनिट आज से लेकर हमेशा तक वो भी बिजली के बिल मद में डाल दें। तीसरा उन्होंने ये कहा था कि एक्सचेंज रेट को आपने मार्केट बेस्ड करना है, वो उस शर्त पर आज उन्होंने बात मानी है, तो ये एक्सचेंज रेट चढ़ा है और पॉलिटिकली लोगों को जो है वो दूसरी तरफ लगा दिया गया। और ये देखिए बात सुने, जिसका ये डॉलर की रेट को रोक लेते हैं उसका असर पाकिस्तान के ऊपर बहुत मुज़र इसलिए होता है, वो सिर्फ इस तरीके से रोक सकते हैं कि आपके जो थोड़े से ज़खायर रह गए हैं फॉरेन एक्सचेंज के, वो इस्तेमाल करते हैं वो मंडी में मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए, बजाय इसके कि कर्जे वापस करें। ठीक, डॉक्टर खाकान साहब ये बताएगा who's going to sort out these issues? ये मेस कैसे सही होगा, ये गारंटीज कैसे होंगी, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हर हफ्ते अगले हफ्ते 2 हफ्ते ये हम ज़ाहिर सुनते रहते हैं, ये कैसे होगा सारा कुछ, हम किस तरह इस भंवर से निकलेंगे? आदिल, हैप्पी टू सी यू ऑन हम टीवी। देखें आदिल, हमने 3 नवंबर को IMF को पाकिस्तान लाकर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करना था जो 9th रिव्यू को कवर करता। आज हम 3 मार्च के करीब हैं और हम ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अभी तक नहीं कर पाए। आई थिंक डिले ऑफ IMF ऐसे मुल्क के लिए जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के क्राइसिस में हो, जो कि पाकिस्तान है, इसमें कोई दोबारा नहीं हो सकती। 3.8 अरब डॉलर के रिजर्व्स खड़े हैं, पेमेंट्स ड्यू हैं, मैक्रो नंबर्स सारे डिस्टर्ब्ड हैं, फ्लड्स का इम्पैक्ट है, एक्सटर्नल पोजीशन जो है वो बहुत चैलेंजिंग है, पोर्ट पे हमारे कंटेनर्स खड़े हैं। ये एक पाकिस्तान की इस वक्त पोजीशन है। मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। अब ये होगा ये कि पाकिस्तान ने, मेरा ख्याल है कि सवाए 1-2 जो हमारे एक्सटर्नल एक्टर्स और फ्रेंड्स हैं जिनसे हमें एक कंफर्मेशन आनी है कि उन्होंने क्या पैसे देने हैं, आई थिंक कि चाइना ने कंफर्मेशन पाकिस्तान के लिए कर दी है। 1.3 अरब डॉलर उन्होंने रीफाइनेंस करने की कमिटमेंट जो है वो पाकिस्तान को दे दी है। दिस इज माई सेंस। 700 मिलियन रीफाइनेंस कर दिया है उन्होंने। सो चाइना आई थिंक इज देयर। आज उनके, अगर आप फॉरेन ऑफिस का बयान देखें तो वो बहुत ही सपोर्टिव बयान था, एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी दैट। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल में है, ये मैं इसमें कोई दो आरा नहीं है, पर इन्हीं के पास जाना है। अब सऊदी अरेबिया आई थिंक इज द मेन थिंग कि उन्होंने क्या 2 अरब डॉलर का जो डिपॉजिट है वो देना है। उन्होंने IMF को ये चीज कंफर्म करनी है। बाकी तमाम शराइत जो IMF के साथ तय हुई थी, और जब ये लोग कहते हैं कि IMF की कंडीशनैलिटीज है, मैं इससे जरा थोड़ा सा डिफर करता हूँ। IMF ने पाकिस्तान में गैस की कीमत का तयन नहीं किया आदिल एट ऑल। ये सितंबर 2020 में ओगरा ने किया था। IMF ने कहा कि आप अपना खसारा कम करने के लिए इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, हमने किया। IMF ने कहा कि आपने अपने बिजली का खसारा कम करने के लिए इन द शॉर्ट टर्म जो प्राइसिंग चेंजेस हैं वो कीजिए, वो हमने किए। हमने अपना 170 अरब का टैक्स लगाया। ये आप कह सकते हैं कि वो इनडायरेक्ट इन नेचर है, बट इन द शॉर्ट टर्म यही कलेक्शन हो सकती थी। सो ऑल इन ऑल आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट देयर। मेरी ये सेंस है कि नेक्स्ट वीक में हम IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है, अगर जो एक्सटर्नल फ्रेंडली कंट्रीज का वो है आ जाता है तो ये हो जाएगा। इससे 2.5 अरब डॉलर आ जाएंगे। मेरा ख्याल है 3 अरब डॉलर इस वक्त हमें वर्ल्ड बैंक, ADB, IDB से आने हैं। चाइना के रोल ओवर्स हो जाएं तो आई थिंक द वर्स्ट ऑन दी स्टेट बैंक रिजर्व्स इज ओवर, बट दैट डजंट मीन कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कोई डिफिकल्टी से निकल जाएगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी का चैलेंज तो अपनी जगह खड़ा है। एक इंपोर्ट्स हैं जो कि हम फाइनेंस नहीं कर पा रहे, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं बिकॉज पाकिस्तान की ना पैदावारी सलाहियत ऐसी है और इंटरनेशनल अरीना भी डिफिकल्ट है। रेमिटेंसेस मूव कर गई थी टू द कर्ब मार्केट, आई थिंक वो थोड़ी सी वापस आ जाएंगी। थोड़ी सी बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड करके हम जून तक ये वक्त गुजार लेंगे। सर लेकिन बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड करके ये तो बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है ना। इस पर कभी हम चाइना की तरफ से चलें, थोड़ा बहुत तसल्ली बख्श हमें खबर मिली, बाकी भी मिल जाएगी। मुझे लगता है जो पाकिस्तान के बरादर ममालिक हैं जिनसे हमारा ताल्लुक अच्छा है वो मदद कर देते हैं पाकिस्तान की, कर देंगे आगे भी।
लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो हर कोई देखना चाहेगा ना। मैं भी किसी को पैसे दूंगा, आप भी देखना चाहेंगे, किसी को कर्जा देंगे, हम ये देख के देंगे कि ये वापस मिलेगा हमें या नहीं मिलेगा। सो इस वक्त जो हमारे सामने बड़ा सवाल है वो ये है कि जो लेजिटिमेसी है या जो एक चैलेंज बना हुआ है पॉलिटिकल टर्मोइल की सूरत में, अगर वो रिजॉल्व ना हुआ तो जो एक्सपेक्टेशंस हमारी है ऑनलाइन फंडिंग, जो पाइपलाइन में फंडिंग है हमारी, वो हमें कैसे मिलेगी जब तक हम अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे। मेरे सामने तो इस वक्त ये बहुत बड़ा सवाल है कि कौन ट्रस्ट करेगा, कितना ट्रस्ट करेगा। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर इलेक्शन डिले हैं, नहीं है टाइम पे जिस तरह बज़ाहिर लग रहा है, तो ये मसला कैसे हल होगा, ये बहरान जारी रहेगा, हुकूमत किस उम्मीद पर है। ब्रेक के बाद पे मज़ीद बात होगी।